Hello दोस्तों, this is 23rd of October and I just have woken up and it is 7 in the morning. I'm drinking lukewarm water. क्या बात है, मज़े आ गए. So as you already know कि पिछले दिन हमने चीज़ें कंप्लीट नहीं करी जितना हमने प्लान किया था. बट कोई बात नहीं, नए दिन नई शुरुआत. कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो भी हमने सोचा है वो हम पूरा करें. स्पेशली जो समरी कंक्लूजन वीडियो मैंने सोच रखी है वो ही पूरा नहीं हो रहा भाई. और आज जिम के अंदर बैक बाइसेप मारेंगे. बाइसेप थोड़ा हमारा वीक चल रहा है बट करेंगे, कोशिश करेंगे. और आज हमें क्या क्या करना है पढ़ाई के हिसाब से. पहली चीज़, अभी डीटी का लेक्चर मैं जस्ट ले रहा हूँ, ये समझ लो. तो 10 साढ़े 10 ख़त्म हो जाएगा. देन ब्रेकफास्ट में सोच रहा हूँ आज पोहा खा लूँ. पोहा का बड़ा मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया पोहे खाए. और पोहे की असली दीवानगी मेरे को चढ़ी है जब से मैं भोपाल गया था. और भोपाल से जब से वहाँ पे जो इंदौरी पोहा, भोपाल का पोहा है ना भाई, वो सुबह ब्रेकफास्ट में उनका यही है, पोहा सैंडविचेस यही मिलता था वहाँ. सो पोहा खा लेंगे. उसके बाद फिर नहाकर जीएसटी का लेक्चर लेना है. जीएसटी का लेक्चर लेने के साथ आज जीएसटी 3 भी भरनी है यार. तो वैसे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है, बट जो क्योंकि दिस मंथ वॉज फुल ऑफ फेस्टिवल्स एंड उसके अंदर बीच में दिवाली आ रही थी, तो उन्होंने 20th की जगह 25th कर दी थी. तो आज 23rd है, तो मैं आज सोच रहा हूँ भर दूँ, वरना फिर रह जाएगी, दिमाग से निकल जाएगी और पेनल्टी अलग ठोकेगी. ठीक है, तो GSTR 3 भी भरनी है, वो भी उस टाइम भर दूँगा. फिर ECO के बारे में देखना है यार कि कैसे चीज़ वर्क करती है. एक मेरे को ये भी चीज़ समझनी है कि समझ लो इफ़ आई एम अ सेलर ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है, और अमेज़ॉन, एंड द बिल इज़ जनरेटेड या इनवॉइस्ड बाय दी फ्लिपकार्ट इटसेल्फ अंडर ECO 95, ठीक है. तो उसके अंदर हाउ थिंग्स हैपन, लाइक 95 वी ऑल नो दैट इट इज़ रिलेटेड टू द RCM प्रोसेस, but the billing is to be done by me since I have the registration number, or the billing has been done by the RCM itself, or do I need to generate any bill? And you must be knowing that उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई का आता है एंड नीचे फिर ECO का भी आता है, ठीक है. सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 करके आता है उसमें सेगमेंट. तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे या मुझे डालने पड़ेंगे हाथ से, ये सब चीज़ समझनी है. आज देखूंगा यार नेट पे, थोड़ा इस बारे में समझूंगा कि जो भी लोग अमेज़ॉन या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होते हैं उनकी GST का पूरा सिनेरियो कैसे रहता है एंड हाउ थिंग्स ऑपरेट. तो ये चीज़ देखनी है. खैर कुछ दोस्तों से भी पूछ सकता हूँ क्योंकि कुछ दोस्त बेसिकली इसमें काम करते हैं, बट खुद से फिगर आउट करेंगे. तो DT का लेक्चर, GST का लेक्चर, ये दो चीज़ें, GSTR 3 भी भरना और ये 95 के बारे में समझना. देन उसके बाद फॉरेक्स का और कंटिन्यू करना है आगे, तो फॉरेक्स का भी कंटिन्यू करना है. और आखिरी चीज़ तो समरी वीडियो है. तो यही है दिन के टारगेट्स एंड लेट्स जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि कल भी दैट वाज ऐसा दिन जहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार आई एम लूजिंग थिंग्स. मन नहीं कर रहा था जिम जाने का, बट समहाउ आई वेंट, बहुत कोशिश करके, ग्रिट जो होती है, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन दिखा के. तो मैंने ट्राई करी कि जो भी मैं चीज़, अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज आई एम नॉट बीइंग अकाउंटेबल एनीवन, आई एम नॉट बीन अकाउंटेबल टू एनीवन, तो मेरे पे वो एक लाइबिलिटी नहीं होती. बट सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो, रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो कहीं ना कहीं कल भी मेरे को था कि यार चले जाता हूँ एक वीडियो के अंदर बोलने के लिए तो हो जाएगा. तो विच इज़ नॉट राइट, बट द होल पर्पज ऑफ द वीडियो इज़ दैट ओनली कि मैं अपनी बाउंड्री इस तरीके से पुश करूँ, अपने मन से ना चलूँ, दिमाग से ना चलूँ, जो चीज़ फॉलो करने का है, जो स्केड्यूल फॉलो करने का है उसको फॉलो करूँ. सो चालू करते हैं अपना दिन एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे. यू टू. तो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा बैठा कि आज उठ तो गया था बहुत जल्दी, पर हो रहा है पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर, ठीक है, और हेडेक हो रहा था. तो मैंने क्या किया, जिम वाली जगह पे मैंने सोचा चलो आज नैप लेते हैं, शरीर को इतना ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ना भी है, नींद भी पूरी नहीं होती यार. अगर आप जिम जा रहे हो ना तो आपको 8 घंटे की नींद तो चाहिए. तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी. तो ये चीज़ सोची कि भाई आराम से सो जाते हैं. तो 1.5 आवर्स का एक बढ़िया सा नैप लिया. नैप तो क्या ही बोलेंगे, नींद ही ले ली.
नींद लेने के बाद फिर चालू किया पढ़ना, और अभी फॉरेक्स कर रहे थे। फॉरेक्स के अंदर क्या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ रहे हैं, IRP, परचेजिंग पावर पैरिटी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो यस, कहने को तो आज गोल में था, लेकिन इट वाज वेरी मच नीडेड फॉर माय बॉडी कि वो रेस्ट करे, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाती है। तो आज हमने जिम को स्किप किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गैस पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, टारगेट सारे पूरे हैं, और सही में बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, खासकर लेग्स के अंदर है। भाई मैं जिस दिन लेग्स मारता हूँ मेरे को कम से कम 4 दिन दर्द रहता है, मतलब जब तक नेक्स्ट बारी नहीं आ जाए तब तक दर्द रहता है। ये तो बहुत बड़ी आफत है, और कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट जाता है, तो उतनी अभी डाइट और बॉडी को रेस्ट वाला टाइम चाहिए होता है ताकि वो रिकवर करे। वो चीज़ मिल नहीं पाती, पूरे टाइम सीट पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेचिंग और 8 to 9 आवर्स की स्लीप, दीज थिंग्स आर मिसिंग इन माई शेड्यूल। सो काइंड ऑफ वो हैम्पर तो करेगा ही करेगा, बट कोई बात नहीं। अब पढ़ाई में तो क्या है, हमारा GST का लेक्चर हो चुका है, DT का लेक्चर हो चुका है, फॉरेक्स भी कर लिया है, और अभी 5 बज रहे हैं आई गेस। तो हाफ डे में बहुत अच्छी तरह से हमने चीज़ें कवर कर ली है, पर देखते हैं। और GST का लेक्चर 1-2 लेक्चर लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, कम से कम 18 लेक्चर्स पीछे चल रहा हूँ मैं। सो सोच रहा हूँ कि एक और ले लूँ, लेकिन अभी थ्योरी चल रही है ना, तो दिमाग का वो हो जाता है भाई, भाजी पाला हो जाता है, पूछो मत। ठीक है, पर ओवरऑल समरी के टाइम मिलते हैं, और आज कुछ बुक से पढ़ेंगे भी, तो वो भी देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बढ़िया पढ़ने को मिल जाए। ठीक है। सो कैसे हो आप सब? मेरा हर बात में सो निकल जाता है, ये मैंने देखा है। तो आज 24 अक्टूबर हमने समाप्ति करी इस दिन की, और कोशिश करी कि प्रोडक्टिविटी की सीमा में पहुंच पाएँ, एंड उस चीज़ को अच्छे से निभाई भी कुछ हद तक। बट एक अलर्ट कि आज जिम नहीं जा पाए, क्योंकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं तो लिटरली अभी चल भी नहीं पा रहा हूँ। हैमस्ट्रिंग्स टोटली सोर हो चुकी है, चेस्ट इज़ ऑल्सो पेनिंग, बैक इज़ लिटिल बिट एंगेज्ड बिकॉज कि कल थोड़ा शोल्डर वगैरह भी मारे थे, तो इस वजह से। नेवरदलेस अच्छा खासा रेस्ट करा, ठीक है। जिम जाने की बजाय उस दौरान 1.5 घंटा मैं सोया, और एक रिफ़्रेशमेंट पाई, और एक रिफ़्रेश माइंड से वापसी पढ़ने बैठ गया। ओके, सो टाइम फॉर द summary that I was talking about since few days, but due to certain circumstances it was not possible for me to record it, but here it is now. So let's start it, and the quote for the discussion today is that often people work hard. Working on the right thing is much more important than working hard. So often people tend to work hard, and they are just thinking about working hard. They are not quite focused about that, whether all the effort that they are putting in working hard is in the right direction or not. So according to me and according to my wisdom, I believe that working hard is equally important, and it is much more important than working hard in the right direction. Because if you would be working hard enough, then you will only be able to analyze, or basically you will get to know that whether this is the right direction or not. Because many of us did not knew that what is the correct path for our life. Many of us are actually not aware even at the age of 35 that whatever we are doing is right or not. So to identify what is right and what is the right part for me, you need to work hard on every given aspect. Because if, for example, if being a cricketer is right decision for you, let's say destiny has it, okay, and if you are not giving it all while playing cricket, and you are just thinking that it is a leisure activity and I am not going to be in best of my things, although your interest lies somewhere around it, but you somehow think that, oh, I need to focus on my studies, oh, I need to be somewhere else, I'm just wasting my time playing cricket, or
I need to be much more aware of my circumstances and think about my future, that whether I'm going to be school or not, and something like that. So I feel that you need to work hard in every given circumstances to identify that whether this situation or this activity is made for you or not, or this is the right direction or not. And people often compare that laborers, rickshaw pullers are also working hard, correct? So I guess working hard is not that important. But in my opinion, I feel completely different, that and it is such an argument which is completely baseless. Obviously you are comparing apples with oranges, you are not comparing apples with apples, because if you talk about laborers and if you talk about rickshaw pullers and some another people or person who are working hard, giving their all effort, but they are still doing some low job, rack pickers and all that. So you need to have understanding of a concept known as risk appetite. You can't be making your assumption or making a decision just while taking a viewpoint of one particular thing. Like, this is not AFM that you can assume let all factors be constant except this one. So while you have been analyzing the world, you also need to understand that life doesn't work that way. You need to consider various other factors to come to a decision. Okay, so what I was talking about is that you need to have a understanding of the risk appetite of laborers and of rickshaw pullers. Basically they live on a dihadi basis, like they live on a wages. If they are earning 10,000 per day, then 9,000 are going to spend right away because of the food and because of the living expenses, rent and all that thing. So they don't have any risk appetite. But if a person has understanding of risk appetite and they are not bounded by any financial constraint, then you will see that many rickshaw pullers and even what laborers and all that, they often succeed in that particular thing. And we also think about that, oh, that person was actually full of luck, he has a jackpot basically. This was not jackpot. He basically understood the concept of risk appetite, and he went for it because he didn't have anything to lose. He was starting from a zero, and if if certain things don't work out for him, he will be at zero. So if given an opportunity to labor or e-rickshaw puller, that okay, this is your interest, now I'm giving you 6 months to work as hard as you did in your past past years. Work hard as you can, and I will be taking care of all your expenses, all your needs and all your family financial requirement. Then mark my words, he will be succeeding much more as compared to what he was putting all the efforts in rickshaw pulling and all that construction labors and all that. Okay, enough of that. I would like that कि आप लोग भी अपना जो इसका ओपिनियन है या आपको क्या फ़ील होता है वो चीज़ में बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट डू यू थिंक, वर्किंग हार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट और वर्किंग नॉट so hard but working smart is important. As Nikhil Kamath has also said that in this generation you don't need to work hard, and I partly agree on that, because this generation is completely based out of AI and you have so much data that you don't have to be working hard here and there. Like if you want to create a presentation, you can use AI tools and various other tools. You don't have to be some typical traditionally old guy who is just working on and creating from scratch a PowerPoint presentation. So yes, in that particular sense, in that particular scenario, you need to be a smart guy, street smart. So I want to know your opinion on that. So I would love to know that what do you think, and really it is something that we should talk about. Like, it is a concerning topic, I feel. Okay, so next thing, I took my IDT lecture, and what concepts did I learn from that lecture and what concept did I cover. So the topic
or the chapter name was Demand and Recovery, and we read about section 74A, which was a newly amended section and which superseded the section 73 and 74 which existed earlier. Now it is just a clubbing of section 73 and 74 to make it much more easier, and it is a comprehensive section. So it talks about the short payment of tax or ITC wrongly availed or no payment of tax and various other things that are crime, financial crime or penalty leviable things in the eyes of the GST department. Okay, so first and foremost thing is that a show cause notice is need to be served within the 42 months from the due date of the annual return, which is 31st December of the assessment year. Like अगर मेरा month या financial year 31st मार्च 2025 में ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद मेरे पास 31st दिसंबर 2025 तक टाइम होता है कि मैं अपनी एनुअल रिटर्न भर दूँ, विच इज़ GSTR 9. तो उसके बाद से 42 मंथ्स हमें देखने होते हैं और उसके टाइम पीरियड के अंदर हमें SCN भेजना है, मतलब शो कॉस्ट नोटिस भेजना है. एंड शो कॉस्ट नोटिस इज़ बेसिकली स्टेटमेंट और अपॉर्चुनिटी गिवन टू दी SSC ऑफ बीइंग हर्ड, कि आप अपनी बात रख पाओ, हम कोई एक्शन ले उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जा रही है. Correct. And this can be branched out into two circumstances, which is that the short payment is due to negligence or error of some employee, so it constitutes to a non-fraud activity. But if it is done and based upon the facts by the GST office or GST officer, it is concluded that these are things done to concede some fact or evade tax. Taxation evasion is the main purpose of that particular activity, then it is constituted as the fraud. And there are different type of penalties in both the cases. If we are talking about no fraud, then 10% or 10,000, whichever is higher. Okay, we are talking about penalty, not the amount due as tax, because वो तो पे करना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. आपको पेनल्टी कितनी चार्ज होगी वो वाली बात है. लाइक अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपने शॉर्ट पेमेंट टैक्स की करी है वो है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख या 10,000 विच एवर इज हायर. करेक्ट, समझ गए. और फ्रॉड के बाद अगर फ्रॉड किया है तो आपने 100% होती है. बट हैविंग सेड दैट, अच्छा इसकी ये भी होती है, ये जो चीज़ है उसकी टाइम लिमिट भी होती है कि जब ये शो कॉस्ट नोटिस आया है, ठीक है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर भी पब्लिश करना पड़ता है, एक फ़ाइनल ऑर्डर की तरह. और इसके अंदर एक और प्रोविजंस है, जो प्रोविज़न हमें अवॉइडेंस ऑफ द पेनल्टी में हेल्प करता है कि हम अपनी पेनल्टी बचा सकें. सो अगर नो फ्रॉड है तो इट इज़ वेरी इजी. इफ़ नो SCN इज़ सर्व टिल नाउ एंड द पर्सन इज़ सेल्फ अवेयर कि आई हैव पेड शॉर्ट टैक्स, सो अगर उससे पहले वो कुछ भी अमाउंट पे करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं आएगी. उस वो अमाउंट को उसको पे करना है बस, जितना भी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है. सो देयर इज़ नो पेनल्टी. एंड इफ़ ही पेज विदिन 60 days फ्रॉम द SCN तो भी ज़ीरो पेनल्टी है. लेकिन अगर उसने सेल्फ असेसमेंट करी, सेल्फ असेसमेंट करने के बाद उसको समझ भी आएगी भाई मैं टैक्स कम पे करा है मैंने, और 30 days के अंदर उसने वोट नहीं पे किया, तो वही ऊपर वाला 10% या फिर 10,000 विच इज़ हायर. ओके. और अगर ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर के बाद आप पे कर रहे हो तो, और ऑर्डर के विदिन 60 days में कर रहे हो, तो भी आपको 10% और 10,000 विच एवर इज हायर लगेगा. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉड केस, तो बिफोर SCN, जब SCN सर्व नहीं हुआ है तो 15%, एंड SCN सर्व हो गया लेकिन विदिन 60 days आप पेमेंट कर देते हो टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट की, तो 25%. एंड इफ़ ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट दैट SSC, ठीक है, देन 50%. एंड अगर वो भी विदिन 60 days में करोगे, लेकिन अगर ऑर्डर पास हो चुका है और आपने आफ्टर 60 days किया तो 100%. एंड एक इसके अंदर ये भी चीज़ आती है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ चल क्या रही है. लाइक जो मैंने बोला सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में, जैसे समझ लो आपने पूरी कंप्यूटेशन बनाई एंड आपने जानबूझ में उसमें एवेजन करने की ट्राई करी, आपको पता था, तो फ्रॉड केस है. और फ्रॉड केस में आपके साथ बहुत लोग मिले भी हुए हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, ये गवर्नमेंट मानती है कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये चीज़ इंटीमेट करनी चाहिए. लेकिन अगर हैविंग सेड डैट कि आपसे इंक्वायरी या आपको नोटिस भेजा गया है, लाइक आपको अगर समझ लो किसी
एसएससी ने या जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस भेजा है कि एज़ पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी आर एबल टू नो दैट आपकी डीलिंग बहुत होती है और इन चीज़ में हमें माल में गड़बड़ दिख रही है, इनकी माल की शिपमेंट और ई-वे बिल मैच नहीं कर रहे। तो अगर आपने बोला नहीं भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ये बाद में पता चला कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, तो आप पे भी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। ओके, सो आईडीटी में तो आज हमने इतना ही पढ़ा एंड काफ़ी अच्छी चीज़ पढ़ी, बढ़िया चीज़ थी। और एक आई वुड लाइक टू गिव अ सॉन्ग रिकमेंडेशन to my public over there because I am a Indian DHH Paglu. I would say that I basically follow all the rap culture, basically Indian rap culture. I am not into the Travis Scott and Taylor Swift or Drake things. Kendrick Lamar is still better, Eminem is OG, but yes, one song recommendation from my side is Still Here, which is written and composed or basically performed by the OG artist, which is Dino James, and his genre is very different and unique. Now if we move towards the forex of advanced financial management, in that lecture I covered 3 topics basically, and all 3 topics were majorly linked to exchange rate determination, how to determine what the exchange rate should be. Like if you must be aware of the spot rate. If I have $1 and if I want to convert it into rupees, then how much I would get, and if I want to convert it after 1 month, then मैं आज ही सिक्योरिटी चाहता हूँ तो मैं उसका कवर ले लूँगा, एक हेज कर लूँगा फॉरवर्ड के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू। तो वो चीज़ों के बारे में पढ़ा, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी पढ़ा, परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी बेसिकली इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होती है कि अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइक इंडिया के अंदर 8% इंटरेस्ट रेट है लेकिन अमेरिकन के अंदर 2% इंटरेस्ट रेट है, तो उससे एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क आएगा, और जिनका इंटरेस्ट रेट कम होता है उनकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, ये बात ध्यान रखना। एंड सेम गोज़ विद द इन्फ्लेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी, तो अगर समझ लो इंडियन इन्फ्लेशन बेसिकली 5% है और यूएस की इन्फ्लेशन 2% है, इसका मतलब ये है कि जो 80 रुपये, मतलब $1 इजिकल्स टू 80 रुपये था, अब वो आने वाले टाइम में अगर हम 5% ऐड कर दें तो $1 84 रुपीज़ या 80 कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब $5 4 रुपये हो ना, हाँ, तो मतलब $1 विल इजिकल्स टू 84 रुपीज़, और आने वाले टाइम में अगर 2% ऐड करें वहाँ पे भी तो कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ना वहाँ अमाउंट कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर हैज़ अप्रिशिएटेड अगेंस्ट दी रुपीज़, और वो प्रीमियम पे चल रहा है कहीं ना कहीं, उसको प्रीमियम मिल गया। तो ये चीज़ बड़ी। और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट भी होता है। ये कहा जाता है कि हम मान के चलते हैं कि वन प्राइस थ्योरी पे मान के चलते हैं कि कहीं पे भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा, उनको इक्वल मान के चलते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग होता है, ठीक है। फिर हम आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो DT। आज DT में हमने 2 लेक्चर निपटा दिए बड़े बड़े। तो पहले लेक्चर में हमने कवर की थी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोफेशन DRP और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विच इज़ सेक्शन 144 ऑफ द इनकम टैक्स। So let me talk about best judgment assessment first, and best judgment assessment can be done by AO in 4 circumstances. First is that if he fails to file या furnish a return in section 139 subsection 1 subsection 4 which is belated return, subsection 5 और ये सही नहीं है लेकिन ठीक है रिवाइज रिटर्न, और सबसेक्शन 8A, ठीक है, विच इज़ अपडेटेड रिटर्न। अगर इनमें से किसी के लिए उन्होंने फाइल नहीं करी एसएससी ने तो उसके रिगार्डिंग उस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मान सकते हैं, ठीक है। अगर वो 142 सबसेक्शन 1 के अंदर फर्निश नहीं करता है या कंप्लाई नहीं करता है, विच इज़ बेसिकली रिया वाला चीज़ कि रिटर्न दे दो, या तो रिटर्न फाइल कर दो, या तो इन्फॉर्मेशन दे दो, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दो, और अगर आप उनका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे या उनके से कंप्लाई नहीं कर रहे तो आप पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी जा सकती है। या तो स्पेशल ऑडिट कराने के लिए कहा है आपको कि आप एक काम करो, किसी CA फॉर्म से स्पेशल ऑडिट करा लो, और जो स्पेशल ऑडिट के अंदर जो भी डायरेक्शंस आती है उस चीज़ को ठीक करके उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आपने इस चीज़ से भी कंप्लाई नहीं किया तो आप पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। और लास्ट हमारा स्क्रूटनी का नोटिस विच इज़ अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। स्क्रूटनी में बेसिकली होता है कि एक सर्वे करने के हिसाब से आते हैं, सोचते तो यही है लेकिन फिर स्क्रूटनी करके चले जाते हैं। अगर उनमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है और आपने उससे कंप्लाई नहीं करी, रिप्लाई नहीं किया, तो आप पे बेस्ट
जजमेंट असेसमेंट करी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशनल प्रोफेशंस की। वो 3 CIT से बनता है। CIT टॉप के अंदर आते हैं, PCCIT और CIT थोड़े ऊपर लेवल की पोस्ट होती है, एंड वो एप्लीकेबल होते हैं नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी के लिए, या तो अगर किसी अदर SSC के अंदर जहाँ पे TPO वेरिएंसेस आ रही है, इसका मतलब इनकम बढ़ रही है या एक्सपेंसेस घट रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसमें होता है कि जो DRP है वो फ्लो कैसे करता है, AO ना एक ड्राफ्ट भेजेगा किसको, SSC को। SSC को अगर सही लगेगा तो फिर फाइनल ऑर्डर निकल जाएगा, लेकिन SSC को कुछ गड़बड़ लगेगी तो SSC DRP के पास जाएगा ये लेते हुए कि भाई मुझे तो ऑब्जेक्शन है, आप कुछ रेजोल्यूशन निकालो, ठीक है। फिर क्या करेगा, DRP उस चीज़ को समझेगा, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी है उससे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली एक डायरेक्शन पास करेगा विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, ठीक है। 9 महीने के अंदर वो डायरेक्शन पास करेगा और वो डायरेक्शन देगा AO को। अब AO इज़ बाइंड बाय दी डायरेक्शंस ऑफ दी CITs, ऑब्वियसली बड़ी पोस्ट पे है तो CIT के उसको ऑर्डर मानने पड़ेंगे, लेकिन समझ लो उन्होंने 9 महीने में कुछ ना कुछ डायरेक्शन दी और उस डायरेक्शन से SSC खुश नहीं है, तो SSC कैन अपील टू द ITAT, वो अपील कर सकता है ITAT के अंदर, एंड जो AO है उसको डायरेक्शंस के 1 महीने तक बेसिकली फाइनल ऑर्डर इज़ needed to be passed within the 1 month from the directions, ठीक है, from the date of direction। ये हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 67 में, एंड लेक्चर नंबर 68 में वी स्टडीड अबाउट एडवांस टैक्स एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट इन सेक्शन 234A विच टॉक्स अबाउट द लेट रिटर्न। अगर हमने लेट रिटर्न फाइल करी है तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, एंड सेक्शन 234B विच टॉक्स अबाउट द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एंड सेक्शन 234C विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है और वो पूरा भी नहीं किया आज, विच इज़ डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। बेसिकली इंस्टॉलमेंट होती है इसमें 15 जून मतलब 15 जून यू नीड टू पे 15% ऑफ द SS टेस्ट, ऑब्वियसली जो आपको लग रहा है कि हाँ, देन 15 सितंबर 45%, ठीक है, 15 दिसंबर it is 75% and 15 March it is 100%। सो ये रही आज की दिन की समरी एंड आई होप आपको बढ़िया लगी हो। तो यार वैसे तो मज़ा आ रहा है ये सब करने में, बस ये है कि थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा और कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट वी कैन डू इट। ओके, सो अब कल मिलते हैं, कल कुछ और पढ़ेंगे, नई किताब के अंदर कुछ नया कोड मिलेगा, उसके बारे में डिबेट करेंगे एंड इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे। और मैं इसी समरी की बात कर रहा था, पूरे दिन की समरी इतनी क्रेजी रहेगी ना कि क्या क्या पढ़ा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एंड हो भी गया है, सर्टेनली मैं बात करूँ तो हो गया है। ओके, सो मिलते हैं कल, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। Let's go.